हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं क्विक रिवीजन सीरीज में एनवायरनमेंट का सेक्शन जिसे हम कंप्लीट करेंगे। इसका गाइस पहला ही टॉपिक लिया है। पहले टॉपिक में क्या सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्या सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ है जो याद करके जानी है जब भी आप प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने जा रहे हो यूपीएससी का या इवन स्टेट्स का। बी वेरी केयरफुल वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। तो उसके लिए क्विक रिवीजन सीरीज में आज हमने एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज उठाया है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्या क्या समिट्स रहीं, उस समिट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहीं, और साथ साथ कौन से क्विक फैक्ट्स रिवाइज करते हैं हम जो इम्पोर्टेंट रहे। देखो, ओजोन होल का इसलिए याद रखना कि रीसेंट स्टडी हुई 2020 से 22 तक की, जिसमें पाया जा रहा है कि जो अंटार्कटिका का है ना ओजोन होल, वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और बहुत थिन होता जा रहा है। ठीक है। अब ओजोन होल डिप्लेशन का मतलब समझते हो कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो डायरेक्टली अब पड़ेगी अर्थ पे। फिर क्लोरीन जो एटम होता है वो क्या करता है, ओजोन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है और वहीं पे ओजोन लेयर का होल होना शुरू हो जाता है। तो याद रखना, क्लोरीन के एटम की वजह से ओजोन मॉलिक्यूल्स में होल होना शुरू हो जाता है। मॉलिक्यूल क्या छोड़ता है, क्यों होता है, बेसिकली क्लोरीन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है। तो ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स के नाम अगर पेपर में पूछ लिए जाएं तो सीएफसी होता है, जैसे कि आपके एरोसॉल्स में, रेफ्रिजरेंट्स में, सॉल्वेंट्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और एक HCFC होता है, ये रेफ्रिजरेंट सॉल्वेंट, वापस वही। हेलोन्स में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में होता है मिथाइल ब्रोमाइड, यानी पेस्टिसाइड में भी आपके ओजोन लेयर डिप्लीशंस होते हैं। अब देखो क्वेश्चन में आ जाए पेपर में कि ओजोन लेयर डिप्लीशन केमिकल्स आर CFC, HCFC, हेलेंस एंड मिथाइल ब्रोमाइड। तो उसको मार्क कर देना टिक, उसको बिल्कुल टिक मार्क कर देना, क्योंकि वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगी। ठीक है। अब जल्दी से समझ लो कि ओजोन होल एंड ओजोन अगर लेयर के बारे में कुछ पूछ लेता है तो अर्थ के, आपको पता है ना ओजोन लेयर कहाँ पर है, अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर में है। ओजोन लेयर का काम होता है सन की अल्ट्रावायलेट रेस को अब्जॉर्ब करना, और 90% अर्थ का जो ओजोन है वो आपका स्ट्रेटोस्फेयर में है। ओजोन होल कब होता है, जब भी बहुत ज़्यादा डिप्लीशन हो जाए ओजोन के स्ट्रेटोस्फेयर में। तो अंटार्कटिक और अकार्कटिक में ये सब दिखने लग गया है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में कि ह्यूमन मेड गैसेस हैं जो स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचती हैं, रिपीटेडली ये क्या करती हैं, ब्रेक करती रहती हैं। तो प्रोसेस है जिसका मतलब है कैटलिटिक साइकिल्स हैं ये, जो आपकी लूप में चलती रहती हैं और ओजोन को डिस्ट्रक्ट करती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेटस क्या है। स्टेटस में ध्यान रखना, ओजोन लेयर का स्टेटस क्या है, ऑन ट्रैक टू रिकवर विद इन 4 डिकेड्स, ऐसा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में बना रखा है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ध्यान में रखने हैं, ओजोन कहाँ पर है, ओजोन की क्या स्थिति है वो पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आएगा अगर कि पूछ ले कि पोटेंशियल ड्राइवर्स ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका क्या क्या है, अंटार्कटिका में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ड्राइव कर रही हैं ओजोन होल को, कौन सी चीजें बड़ा और थिन करती जा रही हैं। तो कह रहा सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पर अंटार्कटिक के पोलर वॉर्टेक्स में चेंज आ गया है। पोलर वॉर्टेक्स बेसिकली स्ट्रेटोस्फेरिक विंड पैटर्न होता है जो लो प्रेशर और बहुत ठंडी हवा रखता है, और इसको प्रोनाउंस किया जाता है साउथ पोल्स पर, जिसकी वजह से पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनते हैं। अब ये बड़े ना नारिस्टिश की मदर ऑफ पर्ल बोलते हैं, इसमें टेम्परेचर जो है वो -78 डिग्री सेल्सियस जाता है। ठीक है। आउट गोइंग इस तरह से चलता है। अब ओजोन डिप्लीट हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए तो इस सरफेस में ऐसा हो जाता है, क्लोरीन भर जाती है जो बड़ी रिएक्टिव होती है। मैंने आपको बताया क्लोरीन केमिकल से होते हैं। इससे ना ओजोन डिस्ट्रॉय होने लग जाती है और उसके साथ साथ क्या करती है, ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स को भी रिमूव कर देती है। तो ये आपको पता ही है, दैट मॉडरेट्स द डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ क्लोरीन। अब इसके साथ क्या हो रहा है, एक तो समझ गए आप। सबसे पहले रीजन बताना, अगर अंटार्कटिका वाला क्वेश्चन आ जाए और पोटेंशियल ड्राइवर पूछे कि ओजोन डिप्लीशन क्यों हो रहा है, तो सबसे बड़ा रीजन है अंटार्कटिक के पोलर वॉर्टेक्स में चेंज आना। सेकेंड रीजन है सोलर साइकिल में चेंज आना। तीसरी चीज है एटमॉस्फेरिक अबेंडेंस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इंक्रीज हो जाना। ठीक है। ये सारे के सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पर हो रहा है। अब कुछ फैक्ट्स ध्यान रखना, क्योंकि कोई ना कोई फैक्ट्स पे ना डाल देते हैं स्टेटमेंट में। इम्पैक्ट क्या पड़ता है वोल्केनिक इरप्शन का ओजोन लेयर पर। तो रिसेंट स्टडीज में पता चला कि जो एक इरप्शन हुआ था ना, हुंगा टुंगा हुंगा हप्पा वोल्केनो का, उसने बहुत ज़्यादा, इस वोल्केनो की वजह से बहुत ज़्यादा असर पड़ा है हमारे ओजोन लेयर के डिप्लीशन में। ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना कि इसका असर पड़ा है। कह रहा अर्लियर 1991 में ऐसा इरप्शन फिलीपींस में हुआ था जिसकी वजह से भी ओजोन लेयर को बहुत धक्का पहुंचा था।
अब इम्पैक्ट वोल्केनिक इरप्शन से ओजोन लेयर पे पता है क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रेटोस्फेरिक वाटर वेपर बहुत ज़्यादा मैसिव ट्रिगर करता है स्ट्रेटोस्फेयर पे, और इसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, जो उसको और ज़्यादा केमिकल्स को कन्वर्ट कर देता है रिएक्शन में। एटमॉस्फेरिक ब्रोमाइन ये सब आ जाता है वोल्केनिक इरप्शन से, इससे भी असर पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी बातों को याद रखना कि वोल्केनो कैसे असर डाल रहा है। तो ओजोन लेयर में अगर क्वेश्चन आए तो डील कर लोगे, ऐसे पढ़ के जाओ एक एक टॉपिक को। अच्छा, अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद ना आए तो फिर तो एनवायरनमेंट में हमने पढ़ा ही क्या। अच्छा, इस बार क्या हुआ, इंडिया ने ना, अगर आपको याद हो, सरपास कर दिया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टारगेट्स को। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड यूनाइटेड नेशन जो हमारा डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इनके तहत इस रिपोर्ट से हमें पता चला इंडिया की अचीवमेंट बता रहे हैं कि अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने क्या क्या करा। हमने 35% जो है HCFC एक्सीड हो गई थी, फेज आउट गोल था हमारा। 44% हमने 2022-20 तक उसको रिडक्शन करा है। क्या? HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को हमने 44% रिड्यूस करा है। हमने ना एलिमिनेट कर दिया है HCFC 141B करके। HCFC रेफ्रिजरेंट से निकलता है, पता है ना आपको। HCFC 141B को ध्यान रखना, ये ब्लोइंग एजेंट होता है। ठीक है, इसको हम फेज आउट कर रहे हैं कम्प्लीटली। इसको मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो HCFC का न्यू इक्विपमेंट से है वो दिसंबर 2024 तक हो जाएगा, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के शेड्यूल से भी हमने पहले ये काम कर लिया है। ठीक है ना, सरपास इसीलिए तो कह रहा है। अदर अचीवमेंट जो हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में करी है, तो ध्यान रखना इंडिया की अचीवमेंट बतानी है इससे रिलेटेड कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में वी हैव सक्सेसफुली सरपास दैट गोल्स। फेज आउट कर दिया हमने CFC को। कौन कौन सा? हमने ना इसके यूज को कंट्रोल कर दिया है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को, हेलॉन्स को कंट्रोल यूज कर दिया है। फिर हमने 2024 तक कुछ ऐसे प्लान कर रहे हैं कि हम कूलिंग डिमांड, रेफ्रिजरेंट ट्रांजिशन, ये सब जो है वो रिड्यूस करेंगे। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखना 1987 में आई थी। वियना कन्वेंशन 1985 में अडॉप्ट की गई थी। फर्स्ट यूनिवर्सली रेटिफाइड ट्रीटी है, ये ध्यान रखना। इसमें इसका अगर बातें की गई हैं तो रेटिफाई मतलब ये हो जाता है कि आपको इसके रूल्स रेगुलेशंस को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, वरना पेनल्टीज चार्जेस लग जाते हैं आपके ऊपर। ग्लोबल एनवायरनमेंट ट्रीटी है, इसका सारा ध्यान ये होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, एलिमिनेट करना प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को ख़त्म करना। ठीक है, वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को, हर साल मनाया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ किगाली एग्रीमेंट ध्यान रखना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साथ वो भी अडॉप्ट किया गया था। 2016 में आया, फिर 2019 में इसको फोर्स किया गया ताकि फेज डाउन हो जाए, कंजम्पशन कम हो जाए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं? नॉन ODS ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करा गया है ताकि ना HFC 80% रिड्यूस हो जाए। अगर आप इंडिया और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करोगे तो ये बिकेम पार्टी टू वियना कन्वेंशन इन 1991 और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1992 में इंडिया इसका पार्ट बना है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे काम करती है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट्री होती है। हमने किगाली एग्रीमेंट को 2021 में साइन किया, रेटिफाई करा है। इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि 2032 ऑनवर्ड्स हम उससे पहले ही फेस डाउन कर देंगे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को। ठीक है, 10% 2032 तक रिड्यूस कर देंगे, 20% 2037 तक, 30% 2047 तक। ये ध्यान रखना कि गाली एग्रीमेंट के तहत इंडिया ने कसम खाई है, प्रॉमिस किया है कि हम HFC को फेस डाउन कर देंगे 2047 तक, जब हम 100 ईयर्स के हो जाएंगे 85%। गाइस, ये सारे जो गोल्स हैं ना, ये बहुत ध्यान से लिखना, क्योंकि ये पेपर में आपको ट्रिगर कर सकते हैं। तो फैक्ट्स के साथ खेलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो कहीं लिख के रिवाइज करो डेली बेसिस पे। नेक्स्ट आपको बता दूं, स्टेट ऑफ द क्रायोस्फेयर 2023 का मैं बता दूं आपको कि न्यूज़ में क्यों रहा। क्योंकि 2 डिग्रीज टू हाई रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय इंटरनेशनल क्रायोस्फेयर क्लाइमेट इनिशिएटिव। देखो, जो ये इनिशिएटिव लिया है ना इंटरनेशनल क्रायोस्फेयर ने, इसमें एक्सपर्ट रिसर्चर बैठते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग बैठते हैं और प्रिजर्व करने की बात करते हैं कि अर्थ के क्रायोस्फेयर को कैसे प्रिजर्व किया जाए। तो कई सारे डायनेमिक्स वगैरह उठाए जाते हैं। और आपको मैं बता दूं, वेनेजुएला पहली ऐसी कंट्री बन गई है जहां से आइस कैप्स बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, ग्लेशियर्स सारे मेल्ट हो गए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ये वैसी बात है कि हम इस पे जल्द से जल्द काम करें। आइस का लॉस होना अच्छी बात नहीं है। तो कह रहा है कि देखो, इसमें ना क्लाइमेट के डायनेमिक्स वगैरह जानने की कोशिश की जाती है। सारे ट्रॉपिकल ग्लेशियर्स, मोस्ट मिड लैटिट्यूड ग्लेशियर्स, पोलर रीजन्स को ध्यान में रखा जाता है।
कह रहा मैं आपको एक बात बताऊं, हिमालय में एक्सपेक्टेड है कि 50% जो आज आइस दिख रही है हमें, वो सब खत्म हो जाएगी। तो लास्ट डिकेड विटनेस 7% ईयर्स, 7 वर्स्ट ईयर्स ऑफ आइस लॉस। सो आप समझ लो क्रायोस्फेयर होता क्या है, प्लैनेट का फ्रोजन पार्ट होता है। ठीक है, इससे अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट रहता है, इसलिए क्रायोस्फेयर का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। इससे हाई एल्बिडो रहती है। एल्बिडो एक फ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है जो सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है। ये कार्बन को स्टोर करता है, कार्बन को ट्रैप करता है, इसलिए क्रायोस्फेयर इंपॉर्टेंट है। इसमें वाटर की अवेलेबिलिटी, याद रखो क्रायोस्फेयर में 80% वर्ल्ड का फ्रेश वाटर होता है ग्लेशियर आइस शीट के फॉर्म में। आइस अगर मेल्ट हुई क्रायोस्फेयर में तो इससे एक्सट्रीम वेदर इवेंट होंगे, सी लेवल बहुत राइज कर जाएगा, बहुत सारे आइलैंड नेशन जो होंगे वो डूब जाएंगे। तो इसीलिए इंडिया ने इस पे प्रोटेक्ट करने के लिए क्रायोस्फेयर के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग दी हिमालयन इकोसिस्टम हमने लिया है। ठीक है, इवन आपको जान के खुशी होगी, हमने सेंटर बनाया है हिमालयन ग्लाइकोलॉजी का, वाडिया इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब आइस मेल्ट ना वेस्ट अंटार्कटिका में तो शुरू हो गई है, एक्सलरेट हो गई है, बहुत ज़्यादा हो रही है, इस पर तो स्टडी की जा रही है। बल्कि वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट जो है वो कम्प्लीटली लॉस हो जाएगी, और आप समझ लो सी लेवल अप टू 5 मीटर बढ़ जाएगा। तो कह रहा है कि ओशन ड्राइवन मेल्टिंग जो आई फ्लोटिंग आइस शेल्फ्स अम्बुंडसन सी करके है ना, इसमें बहुत ज़्यादा सी लेवल का राइज है। और आइस मेल्ट से पता है क्या होता है, आपसे मेल्टिंग होगा, और आइस मेल्टिंग के बाद आपका रेजिस्टेंस ऑफ आइस फ्लोइंग बढ़ता जाएगा, स्ट्रेचेस बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा फास्टर फ्लो होगा इनलैंड वाटर्स का, स्टीपर स्लोप्स आ जाएंगे। कह रहा ग्लोबल एफर्ट बहुत ज़रूरी है लेने के लिए, तो इसीलिए अंटार्कटिका ट्रीटी साइन की गई थी 1959 में। इंडिया भी इसका पार्ट है, और बहुत सारे कन्वेंशंस भी लेके जा रहे हैं। इवन इंडिया पता है क्या करता है, इंडिया का एक इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम है जो हमने 1981 से शुरू किया था। हमने रिसर्च बेस स्टेशन बनाया अंटार्कटिका में, एक दक्षिण गंगोत्री, एक मैत्री, एक भारती कर है। एज ऑफ टुडे भारती और मैत्री फुल्ली ऑपरेशनल कर दी है हमने। पता है ये सब क्यों किया जा रहा था, ताकि हम वहाँ पर आइस मेल्ट और उस पर पूरी स्टडी कर पाए, इसका असर बहुत खराब होगा। आर्कटिक का जो एम्प्लीफिकेशन है, डब्ल्यूएमओ ने क्या बताया, अभी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि आर्कटिक को इतना ज़्यादा वार्म होता जा रहा है कि वर्ल्ड का एवरेज उसके ज़्यादा ट्वाइस वो गर्म होता जा रहा है ना। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का मतलब है कि वार्मिंग पोल और ट्रॉपिक्स के बीच का डिफरेंस को कहते हैं। तो आर्कटिक इतना वार्म होता जा रहा है 4 टाइम फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये कह रहा है कि आर्कटिक रीजन का फास्टर वार्मिंग का रीजंस क्या है। कह रहा है सबसे बड़ा रीजन है पोलर एम्प्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आइस कवर बहुत मेल्ट होते जा रहे हैं, प्रिवेलिंग जो सिस्टम है एयर सर्कुलेशन का वो बहुत ज़्यादा अजीब होता जा रहा है, श्रिंक होती जा रही है आइस के जो एक्सटेंट है। अभी कह रहा है कि ना आर्कटिक सी आइस की इंपॉर्टेंस पता है क्या होती है, ये क्या करता है, पोलर रीजन्स को ठंडा रखता है और अर्थ की एनर्जी को बैलेंस रखता है। इससे क्या होगा, और पता है क्या होता है, हवा भी ठंडी रहती है। समझ रहे हो आप, ये एक फायदा मिलता है, बैरियर बनता है ना एक बिटवीन कोल्ड एयर अबव एंड रिलेटिवली वार्म अब जो वाटर होता है बिलो, उसको वो हवा को ठंडा रखेगा। इससे सी आइस जो है ना, अगर ये इस पे अफेक्ट हुआ, सी आइस पे इफेक्ट पड़ा, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी मर जाएगी, मैमल्स खत्म हो जाएंगे, ट्रेडिशनल हंटिंग लाइफस्टाइल, ये सबसे बहुत बहुत अफेक्ट पड़ेगा ये सारी चीज़ों का। इसीलिए बचाना बहुत ज़रूरी है। फिर इसीलिए आपको पता है हर साल सीओपी होता है, COP28 हुआ दुबई में, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने इस पे काम किया। उनका यही ध्यान था कि एड्रेस करें हम क्लाइमेट चेंज को। फिर मीटिंग्स हुई, मीटिंग्स में ये भी ध्यान रखना 2024 की मीटिंग COP29 अजरबैजान में है, ब्राज़ील में COP30 होगा 2025 में, ये ध्यान रखना है। COP28 में बात की गई थी कि हम फिक्स करेंगे क्लाइमेट फिनेंस लॉस एंड डैमेज फंड, जो हमने शर्म एल शेख इजिप्ट 2022 में बनाया था COP27 के अंडर। अब उसमें हम फंडिंग की भी बात करेंगे, कितनी कितनी फंडिंग कहाँ से आएगी, फोकस करेंगे लोगों के लाइवलीहुड एंड ऑल पर, और रिपोर्ट वगैरह इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आई वो आई। UNFCCC से रिलेटेड ये ध्यान रखना, इन्वायरमेंटल इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसका काम होता है वर्ल्ड में पूरे ग्लोबली ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। 1992 में साइन की गई थी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के तहत अर्थ समिट में। सेक्रेटेरिएट इसका बॉन जर्मनी में है, मेंबर्स इसके 197 है। फिर पेरिस अग्रीमेंट होता है 2015 का, आपका लीगली बाइंडिंग है,
इसका गोल है ग्लोबल टेम्परेचर को जैसे इंक्रीज हो रहा है उसको पूरा चेकआउट करके देखता रहना, ताकि वो उसको हम कम कर सकें। तो ये सारा काम UNFCCC का होता है। तो जो भी बहुत इंपॉर्टेंट मुझे आपके लिए लग रहा है वो हम सारा रिवाइज कर लेते हैं। बाकी जो भी मैंने मार्क किया हुआ है वो एक बार आप देख लेना। देखो इंडिया का COP28 पे क्या रहा, तो इंडिया ने ना ग्लोबल साउथ के ऊपर वॉइस उठाया था, आपको याद होगा। जो साउथ वाला पार्ट है वो भी, उसका भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि उनको भी तो क्लाइमेट फाइनेंस की ज़रूरत है ना। वो देश तो बहुत बेचारे बाद में इंडस्ट्रियलाइज हुए हैं, दैट इज़ वाई। फिर इसमें एक टर्म आई थी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, तो उसमें पेरिस अग्रीमेंट के तहत ही करा गया। वर्ल्ड इज ऑफ ट्रैक हो गया है। पेरिस अग्रीमेंट में हमने जो भी प्रोमिस किए थे हम बिल्कुल उससे ऑफ ट्रैक जा चुके हैं। इसीलिए NDCs में हमने कहा था इमिशन जो इंक्रीज हो रहा है उसको हम ख़त्म करते जाएंगे। तो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में ना पेरिस अग्रीमेंट में ही आया था, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट के तहत ये आया था। इसमें एक्शन लिए जा रहे हैं ताकि रिड्यूस किया जाए ग्रीन हाउस गैसेस के पूरे इमिशंस को। पहला NDC 2015 में आया, अपडेट इसको 2022 में किया गया था। इसमें हमारा यही है कि 2025 5 से 19 जो 2019 के कंपैरिजन में 2000 हमारा जो 33% एमिशन है वो कम हो जाए, बट हम वो कर नहीं पाए थे। इंडिया का पंचामृत जस्ट रिवाइज कर लेना, ग्लासगो में हुआ था, तो हमने बोला था कि हम 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 2030 तक रीच कर जाएंगे। 50% एनर्जी की रिक्वायरमेंट हम रिन्यूएबल एनर्जी से 2030 तक शुरू कर देंगे, और नेट जीरो कमीशन हो जाएंगे हम 2070 तक। तो ये सारे टारगेट्स बिल्कुल नहीं भूलने हैं, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर गाइडेंस है चिल्ड्रंस राइट एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो चिल्ड्रन राइट में आपको मैं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड है ना, उसने ये सारा कुछ बना के दिया है कि जितने भी वायलेशंस वगैरह होते हैं ना, रिस्क रहता है बच्चों को क्लाइमेट की वजह से डिस्प्लेस करना पड़ जाता है। ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस मैंने आपको बीच में भी समझाया था। ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस का मतलब होता है कि क्लाइमेट इमरजेंसी लग गई है, लाइक वहाँ की बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बच्चों पे उसका असर पड़ रहा है। इसीलिए बनाया जाता है, और इसका यही है 1989 में आया था बच्चों के, ताकि हेल्थ वगैरह ठीक रहें, और उसके लिए काम करता है ये, ठीक है। तो जो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइज वो सारा क्विकली रिवाइज करते जाओ, वीडियो सेशंस में कनेक्ट रहो, ताकि आपके सारे जो चैप्टर्स हैं वो विजन PT 365 के वो होते चले जाए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।